हेलो लिसनर, प्लीज आप स्टोरी को लाइक कमेंट के साथ हाइप करें। हाइप करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एंड थैंक यू हमारी कहानी को इतना सपोर्ट करने के लिए। इतना कहने के बाद वह अपने चेहरे को उठा कबीर की तरफ अपने चमकती आंखों से देख सवाल करते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें मैं इस टाइप का लड़का दिखता हूँ? मानता हूँ मैं बिगड़ा हुआ हूँ, पर मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। इवान की बातों में इस वक्त कबीर को बहुत प्यार आ रहा था, पर वो अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर कार चलाते हुए ही कहता है, तुम कैसे हो कैसे नहीं ये पता चल जाएगा कुछ दिनों में। कबीर के इस बात को सुन इवान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने चेहरे को फेर खिड़की के बाहर उदासी से देखने लगता है। वही इवान के उदासी से भरे चेहरे को कबीर बार बार देखते हुए अपने मन में ही कहता है, मैं क्यों इवान के सामने आते ही इतना रूड हो जाता हूँ? क्या मैं अपने फीलिंग को समझना नहीं चाहता हूँ? इसलिए धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लग जाता है और कुछ ही वक्त में कार बड़े से अपार्टमेंट के पास रुक जाता है। जैसे ही कार रुकता है कबीर इवान की तरफ देखता, पर इवान कार रुकते ही बिना कबीर की तरफ देखे कार से बाहर निकल पीछे चला जाता है और कार की डिक्की से अपने सामान को बाहर निकलने लग जाता है। वही कबीर भी कार से बाहर निकल इवान के पास जाता है और उसके सामान को निकालने में हेल्प करता है। फिर दोनों अपार्टमेंट की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों अपार्टमेंट के एलिवेटर के अंदर जा फोर्थ फ्लोर का कबीर बटन दबा देता है। फिर कुछ ही वक्त में एलिवेटर फोर्थ फ्लोर पर जा रुकता है तो दोनों एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। एलिवेटर के रुकते ही जैसे एलिवेटर डोर खुलता है दोनों एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। फिर कबीर इवान को अपने फ्लैट के पास ले जा अपने फ्लैट के दरवाजे को खोलता है। उसके बाद दोनों ही फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। दोनों के अंदर जाने के बाद कबीर उसे अपने रूम के बगल वाले रूम के पास ले जा कहता है, मेरे अलावा कोई यहाँ रहता नहीं है, इसलिए मेरे रूम के अलावा कोई और रूम साफ नहीं है तो रूम को साफ कर लेना। इतना कहने के बाद वो जाने लग जाता है। वही उसके इस बात को सुन इवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में ही कहता है, खदोश रियल इंसान। इतना कहने के बाद वो कमरे के अंदर जा कमरे के हालत को देख इस कमरे को अपने लायक रहने के लिए बनाने में लग जाता है। वही कबीर अपने रूम जा फ्रेश हो किचन जा इवान भूखा होगा ये सोच वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ ऋतिक अपनी बहन को एयरपोर्ट छोड़ देता है। फिर वो अपने भाई और जानवी को बाय बोल एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। अपनी बहन के इस बार जाने से ऋतिक बहुत उदास था। ऋतिक को उदास देख जानवी कहती है, भैया सब ठीक हो जाएगा। जाने से पहले जानवी को आयशा सब बता चुकी थी और ये बात ऋतिक को भी बहुत अच्छे से पता था। आयशा जानवी को अपना हर बात बताती है। तभी जानवी की बातों को सुन ऋतिक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, होप सो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद वो आयशा को अपने साथ ले जाता है। वही आयशा एयरप्लेन के अंदर जा बैठ जाती है। कुछ ही वक्त में प्लेन टेक ऑफ करता है और आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही प्लेन बादलों में आ ढक जाता है तो आयशा बाहर की तरफ देख अपने मन में ही कहती है, ध्रुव इस बार मैंने सोचा था तुम्हें अपना बना लूंगी, पर तुम तो मुझसे इतने दूर चले गए कि मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू भर जाता है। वही दूसरी तरफ ऋतिक जानवी को एनजीओ छोड़ वहां से निकल जाता है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है तो ऋतिक कार चलाते हुए ही अपने फोन को निकल उठा लेता है। हेलो। ऋतिक के हेलो बोलते ही फोन के दूसरे साइड वाला शख्स कहता है, हेलो सर, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि ध्रुव सर को ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। ये सुन ऋतिक झट से सवाल करता है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ऋतिक में सवाल को सुन वह शख्स झट से ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस प्लेस का नाम बता देता है, सिडनी में। ये सुन ऋतिक की आंखों में चमक भर जाता है और वो उससे बात करने के बाद झट से रेहान को कॉल लगा देता है। उस वक्त ही रेहान को भी ये बात उसी वक्त अपने आदमी से पता चलता है तो वो भी ऋतिक को कॉल लगाने ही जा रहा था, पर तभी ऋतिक का उसके पास कॉल आता देख रेहान समझ जाता है शायद ऋतिक को भी ये बात पता चल गया है। वो ऋतिक का कॉल उठा लेता है। तभी ऋतिक रेहान का कुछ सुने बिना ही झट से कहता है, ध्रुव। वो इतना कहा ही था कि तभी रेहान कहता है, वो सिडनी में है। ये रेहान को भी पता है। ये जान वो झट से सवाल करता है, तुम्हें कब पता चला? ऋतिक के सवाल को सुन वो झट से कहता है, अभी जस्ट तुम्हारे कॉल आने से कुछ सेकंड पहले। रेहान के इस बात को सुन ऋतिक कहता है, मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलता हूँ। ये बात सुन रेहान कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके इस बेवकूफ़ी के लिए उसे डांट तो पड़ना ही चाहिए। रेहान ने जब ये कहा तो ऋतिक भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उसे उसके इस गलती के लिए बहुत डांटने वाला हूँ। दोनों फिर कैसे और कब आज निकलना है इस बारे में बात करते हैं, फिर फ़ोन रख देते हैं। ऋतिक से बात करने के बाद रेहान सान को कॉल लगा देता है। सान सोनाली के साथ बातें कर रहा था। जैसे ही उसका फ़ोन बजा वो झट से अपने फ़ोन को टेबल से उठा। रेहान का कॉल आता देख
कॉल पिक कर लेता है और जैसे ही वो कॉल पिक करता है उसे रेहान का बात सुनाई देता है। बनी, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है ऋतिक के साथ आज ही, तो क्या तुम मेरे कपड़े पैक कर कंपनी ड्राइवर से भिजवा दोगे? ये सुन सान झट से कहता है ओके। उसके बाद रेहान कॉल रख देता है। तभी सोनाली सान से सवाल करती है, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे रेहान जी? सोनाली का सवाल सुन सान कहता है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ऋतिक के साथ, तो वो अपने कपड़े पैक कर मान गए हैं। इतना कहने के बाद दोनों खड़ी हो जाती है, रेहान के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सोनाली बेड पर जा बैठती है, वहीं सान रेहान का कपड़ा पैक करने लग जाता है। कुछ ही वक्त में कपड़ा पैक हो जाता है तो सोनाली कहती है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे, पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगी, तो तू खुद जाकर दे क्यों नहीं देता है, इससे तू रेहान जी से मिल भी लेगा। सोनाली का ये आइडिया तो सान को कमाल का लगा। वो झट से मुस्कुरा कर कहता है, ये ठीक कहा तूने, पर वो मुझे रेस्ट करने की जगह वहां जाता देख गुस्सा किया तो। अपने इस बात को सान बहुत मासूमियत से कहता है तो सोनाली मुस्कुरा कर कहती है, तू इतना मासूम है क्या कोई तेरे मासूमियत को देख तुझ पर गुस्सा कर सकता है? ये सुन सान बस मुस्कुरा देता है। फिर सोनाली वो सामान से भरा ट्रॉली उठा देती है, बाहर तक ले जाने लगती है और बाहर तक ले जाते हुए कहती है, सामान खुद लेकर मत जाना, ड्राइवर से कहना ओके। ये सुन सान झट से कहता है ओके। ये सुन सोनाली बस मुस्कुरा देती है और सामान कार के डिक्की में रख देती है। वही ड्राइवर सान के लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो वो कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही सोनाली ड्राइवर से कहती है, इसे सामान उठाने मत देना, तुम खुद रेहान जी के पास सान के साथ सामान देने जाना ओके। ये सुन वो झट से कहता है ओके मैडम। फिर ड्राइवर कार डोर लॉक कर देता है और कार स्टार्ट कर देता है। वही सोनाली अपना हाथ बाएं में हिलती है तो सान भी बाएं में अपने हाथ को हिला देता है। फिर जैसे ही कार सोनाली के नज़रों से ओझल होता है तो वो मेंशन के अंदर जाने लगती है। तभी उसे वोमेंट फील होने लगता है तो वो झट से अपने कमरे की तरफ भागते हुए जाने लग जाती है और अपने कमरे में भागते हुए जा बाथरूम चली जाती है। बाथरूम जाने के बाद वो वोमिटिंग करने लगती है। जब उसका वोमिटिंग करने के लिए हो जाता है तो अपने चेहरे को धो शीशे में खुद को देख कहती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर मैं इस बार फिर प्रेग्नेंट हूँ तो अगस्त्य को मैं अपने बच्चे के साथ कुछ बुरा करने नहीं दूंगी, और फिर भी उसने बुरा करने का सोचा तो मैं अगस्त्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कहीं दूर भाग जाऊंगी जहाँ वो कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। खुद में इतना कह अपने चेहरे को तौलिए से पोंछ कमरे के अंदर जा बैठ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। कुछ ही वक्त में सान कंपनी पहुंच जाता है। कंपनी पहुंचने के बाद कार जैसे ही रुकता, ड्राइवर झट से कार से बाहर निकल कार डोर खोल देता है तो वो कार से बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो पीछे की तरफ जाता है। तभी ड्राइवर कार की डिक्की से सामान निकाल देता है। फिर दोनों ही कंपनी के अंदर जाने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में सान ड्राइवर के साथ रेहान के पर्सनल एलिवेटर के अंदर चला जाता है। फिर कुछ ही वक्त के बाद एलिवेटर सबसे ऊपर फ्लोर में जा रुकता है तो दोनों ही एलिवेटर से बाहर निकल रेहान के केबिन के पास चले जाते हैं। फिर सान केबिन के डोर को नॉक करता है तो रेहान अपना काम करते हुए ही कहता है, कमिंग। जैसे ही रेहान आने का परमिशन दे देता है तो ड्राइवर केबिन डोर खोल देता है। फिर ड्राइवर के साथ सान केबिन के अंदर आता है। तभी सामान के साथ साथ सान को भी आता देख रेहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही ड्राइवर सामान को अंदर रखने के बाद केबिन से बाहर जाने लगता है। वही सान रेहान के पास जा खड़ा हो जाता है। फिर ड्राइवर के बाहर जाते ही रेहान सान का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम कब से इतना रोमांटिक हो गए बनी कि खुद से सामान के साथ साथ तुम भी आ गए? रेहान की बातों को सुन सान मुस्कुराते हुए कहता है, ये आइडिया तो सोनाली का था। ये सुन एक गहरी सांस भरते हुए रेहान कहता है, चलो ये तो अच्छा है, तुम दोनों दोस्त में कोई तो रोमांटिक है। रेहान के इस बात को सुन सान बस मुस्कुरा देता है। फिर झट से सवाल करता है, वैसे आप ऑस्ट्रिया क्यों जा रहे हो? सान के सवाल का जवाब रेहान खुशी से देता है, क्योंकि ध्रुव मिल गया है तो बस उसका क्लास लेने जा रहा हूँ और उसे अपने साथ वापस इंडिया लेकर ही आने वाला हूँ। ये सुन सान के होंठों पर भी खुशी छा गया। वो झट से कहता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि ध्रुव भैया मिल गया आयशा, और वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ये सुन रेहान कहता है, ये तो पता नहीं, आज ही गुस्से में आयशा जा चुकी है इंडिया से, अब वो गुस्से में गई है तो ध्रुव को उसे मनाने में पसीना छूट जाएगा, क्योंकि आयशा को मानना बहुत डिफिकल्ट है। ये सुन सान झट से कहता है, प्यार में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है रेहान। सान के बातों को सुन रेहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो कुछ कहने को होता है तभी उसका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है तो वो अपना फ़ोन टेबल से उठा स्क्रीन पर ऋतिक का नाम देख कॉल रिसीव कर लेता है। हाँ ऋतिक। रेहान के आवाज़ को सुन ऋतिक कहता है, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गया हूँ। तू निकला? ऋतिक के सवाल को सुन रेहान झट से कहता है, बस निकल रहा हूँ।
ओके। ऋतिक ओके कहता है, फिर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद रेहान सान के तरफ देख कहता है, ऋतिक निकल चुका है, मुझे भी निकलना होगा, और हाँ, मेरे यहाँ ना रहने पर तुम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करोगे, टाइम पर सोवोगे और टाइम पर। इससे आगे वो कुछ कहता कि सान कह देता है, मैं टाइम पर खाऊंगा, सोऊंगा, सब करूंगा, अब चलो। सान के बातों को सुन रेहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर सान रेहान के गोद से उतर जाता है और रेहान खड़ा हो जाता है। फिर दोनों केबिन से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते हुए ही रेहान अपना ट्रॉली भी पकड़ लेता है। दोनों फिर कैबिन से बाहर निकल रेहान के पर्सनल एलिवेटर में चले जाते हैं। कुछ ही वक्त में एलिवेटर नीचे आ जाता है और दोनों फिर कार की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी सान कहता है, मैं एयरपोर्ट तक चलूं। ये सुन रेहान ओके कह देता है। वही ड्राइवर रेहान के पास आ उसके हाथ से ट्रॉली ले डिक्की में रखने चला जाता है। वही रेहान कार का दरवाजा खोल देता है तो सान कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही उसके बैठते ही रेहान भी कार के अंदर जा बैठता है। तभी ड्राइवर भी जल्दी से ट्रॉली रख ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट आने के बाद रेहान सान को कार से बाहर न निकलने दे खुद कार से बाहर निकल ड्राइवर को अच्छे से सान को घर छोड़ने का बोल अपना ट्रॉली निकाल एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और रेहान के जाते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त बाद रेहान ऋतिक के साथ अपने प्राइवेट जेट के अंदर जा बैठता है। दोनों के बैठते ही उसका पर्सनल पायलट प्लेन टेक ऑफ कर देता है। वही दूसरी तरफ कबीर का खाना रेडी हो चुका था पर इवान अब तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। ये देख वो डिशेस को डाइनिंग टेबल के पास ले जा रख उसे बुलाने रूम के अंदर गया तो देखा रूम अब भी कचड़ा और इवान रूम को सरियाने की जगह अपने कपड़े इधर उधर कर नॉर्मल टी शर्ट के साथ साथ शॉर्ट्स पहनकर आराम से बेड पर सोया हुआ है। ये देख कबीर उसे आवाज दे उठाने का कोशिश किया, इवान, इवान उठ जाओ। इवान के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। उसे उठता ना देख कबीर अपने हाथ को आगे बढ़ा उसे छूकर उठाने वाला था पर फिर वो अपने हाथ को झट से पीछे कर खुद में ही कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद रूम का हालत देख वो रूम को सरियाने लगता है। फिर जैसे ही वो पूरे रूम को साफ कर इवान के कपड़े को अरेंज करके अच्छे से कबर्ड के अंदर डाल देता है। फिर जैसे ही वो ये सब काम खत्म कर देता है इवान का नींद खुल जाता है और वह अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखों को खोलता है तो उससे पहले कबीर नजर आता है। कबीर को देखते ही वो झट से उठकर बैठ जाता है। फिर उसका नजर रूम पर पड़ता है। पूरे रूम को साफ सुथरा देख वो हैरानी से भरे आवाज में देखता है, ये जादू कैसे हुआ। ये सुन अपने दोनों आंखों को छोटा छोटा कर इवान को घूरते हुए देख कबीर अपने कठोर आवाज में कहता है, ये जादू नहीं हुआ है बल्कि मैं किया हूँ। ये सुन इवान सिल्ली सा मुस्कान मुस्करा देता है। वही दूसरी तरफ सान मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन आने के बाद वह सोनाली को ढूंढने लग जाता है पर उसे सोनाली पूरे मेंशन में कहीं नजर नहीं आती है तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को निकाल सोनाली को कई बार कॉल लगा देती है पर सोनाली एक बार भी कॉल पिक नहीं की होती है तो सान को सोनाली का टेंशन होने लग जाता है। वही दूसरी तरफ सोनाली हॉस्पिटल में बैठी अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच उसका फ़ोन साइलेंट में था इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि सान उसे बार बार कॉल कर रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सोनाली को डॉक्टर ने बुला लिया। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली है पर बच्चा रखने का फैसला आपको आगे जाकर परेशानी खड़ी कर सकती है। डॉक्टर के इस बात को सुन सोनाली सवाल करती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर, मेरे इतने बार अबॉर्शन करवाने की वजह से क्या बेबी रखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सोनाली का ये बात सुनते ही डॉक्टर कहती है, नहीं, बल्कि ये तो आपने अच्छा किया था कि आपने अबॉर्शन करवा लिया था। डॉक्टर का ये बात सुन वो हैरान हो जाती है। फिर अपने उसी हैरानी से सवाल करती है, मतलब आप कहना क्या चाहती है। सोनाली के सवाल पर डॉक्टर सवाल करते हुए कहती है, आपको पहले ब्लड कैंसर हो चुका है ना। ये सुन सोनाली हैरान थी। उसने अपने सिर को ना में हिला दिया तो डॉक्टर कहती है, पर आपका रिपोर्ट ये कह रहा है कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है और अगर एक बार किसी लड़की को कोई बीमारी होता है तो सबसे ज़्यादा असर उसके गर्भपात पर होता है। डॉक्टर उसे पूरी बात समझाने लगी। वही सोनाली को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो डॉक्टर की सभी बातों को सुनने के बाद खड़ी वो अपने रिपोर्ट को ले जाने लग जाती है। तभी वहाँ अगस्त्य उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अगस्त्य सोनाली के हर एक मोमेंट पर ध्यान रखता था और जैसे ही उसके मीटिंग खत्म होने के बाद ये बात पता चला कि सोनाली हॉस्पिटल आई हुई है तो वो भी आ जाता है और हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे सोनाली खोई खोई सी आते हुए नजर आती है तो वो सोनाली के पास जा उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा था हॉस्पिटल आने को, वो भी अकेले। ये सुन सोनाली अगस्त्य की तरफ देखती है। फिर उससे सवाल करती है, सच सच बताओ अगस्त्य, मेरे एबॉर्शन करवाने का रीजन क्या था।
ये सुन अगस्त्य हॉस्पिटल के चारों तरफ देखता है, सभी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी अगस्त्य सोनाली का हाथ पकड़ उसे अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले जा कार के पास आ जाता है। फिर कार डोर ओपन कर सोनाली से कहता है, अंदर बैठो। अगस्त्य का ये बात सुन सोनाली कहती है, नहीं बैठूंगी जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बता देते हैं। सोनाली के इस बात को सुन अगस्त्य अपने हाथ को सोनाली के चेहरे के पास ले जाते हुए कहता है, सोनाली बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी दूर जाओ और अपने आप को वो सब समझो जो वो चोर वाले कहते थे। अब तुम्हें रीजन पता चल गया है ना, को बच्चा करना तुम्हारे लिए खतरा है, तो बस बच्चे करने का जिद छोड़ दो और तुम्हें कुछ जानने का जरूरत नहीं है। ये सुन उसके हाथ को खुद से झटकते हुए कहती है, नहीं करूंगी अबॉर्शन जब तक आप मुझे सारा सच नहीं बता देते हैं। सोनाली के जानने वाले जिद को सुन अगस्त्य कहता है, बताऊंगा, पहले तुम अंदर बैठो, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं। ये सुन सोनाली भी फिर चारों तरफ देखती है और कार के अंदर जा बैठती है। फिर अगस्त्य कार का दरवाजा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठता है और कार स्टार्ट कर देता है। वही सोनाली अगस्त्य को देखने लगती है। तभी अगस्त्य सोनाली को देख कहता है, पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपने आप को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं समझोगी। ये सुन सोनाली को बहुत घबराहट हो रहा था, पर फिर भी उसे जानना था, इसलिए वो प्रॉमिस कर देती है, प्रॉमिस। अब बताओ। ये सुन अगस्त्य कार चलाते हुए ही बताना शुरू करता है, जब तुम 6 साल की थी तब तुम्हें ब्लड कैंसर हुआ था और उस वक्त तुम्हारा फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। पर जब तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात पता चलता है कि तुम्हें कैंसर है और उसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं, तो ये लाखों रुपए जुगाड़ करने के लिए तुम्हारी मॉम ने अपने आप को ऐसी जगह बेच दिया जहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। ये सुन सोनाली उसे हैरानी साथ ही सवालिया नज़र से देख रही थी। वही अगस्त्य के पास आगे कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसे बताने का कोशिश किया, अपने जिस्म को बेचने का उन्हें इतना पैसा मिल रहा था जिससे तुम्हारा इलाज हो सके, और तुम्हारे डैड के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर पा रहे थे और ना ही अपनी वाइफ को उस दलदल से निकाल पा रहे थे। तुम्हारी मॉम की वो सब करने से पैसे मिल गए, तुम्हारा इलाज हो गया, साथ ही तुम तो ठीक भी हो गई। पर तुम्हारी मॉम ने अपने आप को जिस दलदल में फंसाया था वहाँ उन्हें इतना घुटन होने लगा कि वो सुसाइड कर ली। अगस्त्य का ये बात जान सोनाली की खूबसूरत आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा। वही अगस्त्य अपने कार को साइड में ले जा रोक दिया। फिर अपने सीट बेल्ट को खोल सोनाली के पास जा उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए कहा, सोनाली प्लीज रोवो मत। मुझे पता है पास्ट बहुत बुरा है, पर उसे बदला नहीं जा सकता है, और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए इतना कुछ किया है। फिर तुम इस नए जिंदगी को खुशी से जियो ताकि तुम्हारी मॉम जहाँ भी हो वो खुश रहे। अगस्त्य के इस बात को सुन वो अगस्त्य के गले से लग गई। तभी वो रोते हुए कहती है, इसलिए पापा ने कभी कुछ नहीं बताया मुझे और वो भी एक दिन छोड़ चले गए। अगस्त्य उसे आगे उसके डैड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर उसके डैड के मौत के पीछे भी अगर सोनाली को पता चलता कि कहीं ना कहीं वजह वो है तो वो खुद को ही दोष देती। इसलिए वो बस उसे शांत करवाते हुए कहता है, जान बस करो और अब मुझसे वादा करो तुम बच्चा करने का जिद नहीं करोगी। अगस्त्य का ये बात सुन वो अगस्त्य से दूर हो अपने पेट पर हाथ रख अगस्त्य की तरफ अपने आंसुओं से भरे नज़र से देख कहती है, अगस्त्य क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है बेबी को सेव करने का? मैं अपने बेबी को इस बार मारना नहीं चाहती हूँ। सोनाली का ये बात सुन अगस्त्य कहता है, जान मैं अंजलि से कहा हूँ इसका कोई रास्ता निकाले, पर अब बच्चा करना सही नहीं है सोनाली, और मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद अगस्त्य उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, जान तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे मॉम डैड के जाने के बाद सिर्फ तुम मेरे लाइफ में, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड मी जान। ये सुन सोनाली अपने उदास आवाज में कह देती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो खुद से अगस्त्य का हाथ को हटा खिड़की से बाहर देखने लगती है। अगस्त्य को समझ आ रहा था वो उससे नाराज है, पर वो सोनाली की नाराजगी को झेल सकता है, पर उससे दूरी नहीं हो सकता है। अगस्त्य ने कार स्टार्ट कर दिया और कार चलाते हुए बार बार सोनाली को देखने लगा। वही सोनाली बाहर का नज़ारा को देखते हुए अपने मन में ही कहती है, बेबी मैं आपको मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर अगस्त्य के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो उसे तुम्हें इस दुनिया में आने देना होगा। इतना कहने के बाद अपने में वो अपने पेट पर बस अपना हाथ रख लेती है और अपने आंखों को बंद कर अपने बच्चे को महसूस करने लगती है। धीरे धीरे ये रास्ता बीतने लगता है। कुछ वक्त के बाद ओबरॉय मेंशन आ चुका होता है। फिर दोनों ही कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लग जाते हैं। मेंशन के अंदर जाने के बाद सान दोनों को आता देख सोनाली के पास जा परेशानी से कहता है, तेरा फोन को क्या हो गया है, लग क्यों नहीं रहा था? तुझे पता है मुझे कितना टेंशन हो रहा था। तेरा विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सान के बातों को सुन सोनाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो सोचने लगी। वही सोनाली को परेशान हो सोचता देख अगस्त्य कहता है, मैंने ही इसे बुलाया था किसी काम से।
ये सुन सान बस अगस्त्य की तरफ देखता है, बाकी उसका कहने का आगे कुछ हिम्मत नहीं होता है। तभी अगस्त्य कहता है, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो निकल गया वापस कंपनी जाने के लिए। वही सोनाली और सान दोनों ही सोफे पर जा बैठ गए। तभी सान सोनाली की तरफ देखने लगा, क्योंकि अगर सोनाली अगस्त्य के पास गई होती तो कभी सोनाली अपने फ़ोन को ऑफ नहीं करती, पर उसका फ़ोन ऑफ था तो जरूर कोई बात होगा जो सोनाली अगस्त्य उसे बता नहीं रहे हैं। सान को खुद की तरफ सवाल की तरह देखता पा सोनाली कहती है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। ये सुन सान झट से कहता है, अगर यही बात है तो अगस्त्य भैया ने झूठ क्यों कहा। सान के इस बात को सुन सोनाली सोचने लगी वो सच बताए कि नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वो सच बताएगी तो सान भी उससे यही कहेगा कि वो बच्चा गिरा दे, पर सोनाली गिराना नहीं चाहती थी। सोनाली ना बताने का डिसीजन ले सान की तरफ देख कहती है, तुझे भरोसा नहीं और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था पता नहीं कैसे। और अगस्त्य झूठ बोले क्योंकि तू टेंशन ले लेता है और मैं अगस्त्य नहीं चाहते थे तू टेंशन ले। सोनाली जब ये सब बातें करती है तब जाकर सान को थोड़ा भरोसा होता है। वही दूसरी तरफ कबीर इवान दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तभी कबीर कहता है, तुम्हारे रूम को साफ करते करते मैं थक गया हूँ इसलिए अब तुम ये बर्तन धोवोगे। ये सुन इवान झट से अपना मासूम सा शकल बना कहता है, पर मैंने कभी बर्तन नहीं धोया है, मुझे नहीं आता ये सब। इवान इतने मासूमियत से बोला कि कबीर इवान पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था, ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोले अब इसे। तो उसने आखिर मैं कुछ न कह खड़ा हो बर्तन उठा किचन जाने लग जाता है तो इवान भी उठ उसके पीछे पीछे किचन आ जाता है। तभी उसके किचन आने से कबीर उसकी तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो। कबीर का सवाल सुन इवान मुस्कुराते हुए ही कहता है, ताकि मैं सीख सकूं और अगली बार में ये काम कर सकूं। इवान के बातों को सुन कबीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो बर्तन धोना शुरू कर देता। वहीं इवान उसे देखे जा रहा था, साथ ही देखते हुए सीखने का भी पूरा कोशिश कर रहा था।